नमस्कार साथियों। राजस्थान में होने वाले जो प्रजामंडल और उनके अधीन चलने वाले प्रजामंडल आंदोलनों की हम चर्चाएं कर रहे थे और हमने कई सारे राजस्थान की या राजपूताना के जो अंदर प्रजामंडल गठित होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने अलवर रियासत में होने वाले प्रजामंडल और उसके इर्द गिर्द की जो आपके संगठन थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, उनका अध्ययन हमने करने का प्रयास किया था और हमने देखा था कि अलवर में किस तरह से जो तत्कालीन आपके शासक थे जय सिंह, थोड़े से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने रियासत के अंतर्गत सामाजिक उत्थान का कार्य किया और गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अलवर रियासत में राजनीतिक संस्थाओं का गठन करने की घोषणा की थी। हमने ये भी देखा था कि इनके एक प्रकार से वैज्ञानिक सलाहकार हरिनारायण शर्मा जी ने अपने पारिवारिक मंदिर सभी वर्गों के लिए खोल दिए। वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ जैसे संगठनों का निर्माण करके उन्होंने अलवर के अंतर्गत सामाजिक जन जागरण काम किया था। और उसके साथ में हमने देखा था कि अलवर की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है, वो राजनीतिक अभिव्यक्ति हमें वहां की किसान आंदोलनों में नजर आती है। जब 1925 के आसपास हमने देखा था वहां पर जो थानागाजी और बानसूर क्षेत्र है, विशेष तौर से जो बानसूर का आपके निमुचड़ा क्षेत्र है, वहां पर किस तरह से आपके राजनीतिक और किसानों से जुड़ी घटनाएं होती है। फिर हमने मेव किसान आंदोलन की चर्चा की, फिर एक प्रकार से सांप्रदायिक संघर्ष की हमने चर्चा की और 1933 तक आते आते हमने इस बात को जाना, इस बात को समझा कि 1933 वह वर्ष था जब अलवर के अंतर्गत कांग्रेस कमेटी गठन किया गया था। तो 1933 के अंतर्गत जो अलवर कांग्रेस कमेटी है, उस अलवर कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था और इसके गठन के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी, इनका आपके मुख्य योगदान था। 1933 में गठित होने वाला जो ये कांग्रेस समिति है, अलवर कांग्रेस समिति, इसी को 1938 के अंतर्गत अलवर प्रजामंडल का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से 1938 के अंतर्गत हम जिस प्रजामंडल की स्थापना होते हुए देख रहे हैं वह है विद्यार्थियों अलवर प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल में हमें दो व्यक्तियों के नाम नजर आ रहे हैं। एक तो हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण शर्मा जिनका नाम हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, और इनके साथ में जो दूसरे व्यक्तित्व हैं उनका नाम है कुंज बिहारी लाल मोदी, कुंज बिहारी लाल मोदी। तो इस प्रकार से कई बार आपके जो नाम पूछे जाते हैं व्यक्तियों के कि भाई संबंधित व्यक्तियों का संबंध किस रियासत से है, किस प्रजामंडल से है, तो वो सारी बात हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हमने ये भी देखा था पिछली क्लास में अलवर प्रजामंडल की 4 शाखाओं की स्थापना होती है। उन नाम जरूर थोड़ा सा आप याद रखना। एक तो रामगढ़, फिर एक आपके राजगढ़, एक आपके खेरतल और फिर आपके चौथी एक शाखा थी आपके तिजरा। ये 3-4 नाम याद रखना। कई बार जो इस प्रजामंडल बनते हैं उनकी शाखाओं के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये मैंने बात, वैसे हमने सारी बात हमने पहले भी कर ली थी। अब इसका अधिवेशन कब होगा, तो जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे क्रम बढ़ता जाएगा तो हम इसको भी देख लेंगे कि इस प्रजामंडल का अधिवेशन कब होता है। जैसे ये प्रजामंडल बना 1938 में, तो एक बात को और आप ध्यान रखेंगे, अलवर प्रजामंडल वह प्रजामंडल है जिसका पंजीकरण अलवर प्रजामंडल के नाम से नहीं हुआ। फिर इसी प्रजामंडल का जो आपके पंजीकरण है सोसाइटी एक्ट के तहत, वो प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से हुआ था। वनडे एग्जाम में कई बार ऐसे पूछते हैं कि प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से किस राजनीतिक संगठन या किस प्रजामंडल को पंजीकृत करवाया गया था, तो और कोई नहीं, अलवर प्रजामंडल ही। और 1940 में हमने देखा था कि किस प्रकार से अलवर रियासत ने सरकारी स्कूल है, उन स्कूलों के अंतर्गत फीस वर्दी कर दी थी। और अलवर प्रजामंडल का जो हमें पहली सार्वजनिक अभिव्यक्ति नजर आती है जिस आंदोलन में, वो इस फीस वर्दी के खिलाफ ही थी। लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और हरिनारायण शर्मा, अब एक नए व्यक्ति तो यहाँ पर आए हैं, ये नाम हमारे आगे काम आएंगे। लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, ध्यान रखेंगे, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी का भी अमूल्य योगदान रहा है आपके अलवर प्रजामंडल के संबंध में। तो लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और हरिनारायण शर्मा, इन दोनों ने मिलकर 1940 के आसपास जब अलवर के अंतर्गत फीस वर्दी कर दी गई थी, तो प्रजामंडल के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के दौरान जो 2 व्यक्ति हमें केंद्रीय भूमिका में नजर आते हैं, वे और कोई नहीं थे, आपके लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और हरिनारायण शर्मा जी थे। बाद में जब इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तो फिर प्रजामंडल का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति सामने आते हैं उनका नाम है भोलानाथ। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता दोनों को, तो फिर प्रजामंडल को सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भोलानाथ को दी जाती है। ये नाम हमारे आगे भी काम आएगा जब हम 1942 के राष्ट्रव्यापी आंदोलन है अगस्त क्रांति, उसके संदर्भ में बात करेंगे, तब वापिस हमारे सामने आएंगे। तो भोलानाथ ने यहाँ पर आपके एक तरह से फिर चीजों को संभालने की कोशिश की। इसके बाद में कांग्रेस
इन्होंने अलवर रियासत की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी और यहाँ की जितनी भी गतिविधियां हो रही है उन गतिविधियों की जांच करने के लिए आपके हरिभाऊ उपाध्याय को एक प्रकार से अलवर भेजा, ताकि वो वहां की गतिविधियों से कांग्रेस जो संगठन है उसको अवगत करा सके। और 1940 वे वर्ष था जब आपके दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी घटनाएं तेजी से बदल रही थी। और उसी दौरान फिर आपकी ये जो फीस वर्दी के खिलाफ जो आंदोलन प्रजामंडल ने छेड़ा उसको आप स्थगित कर दिया जाता है। 1940 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, जो अलवर नगर पालिका है उसके चुनाव होते हैं और उसके चुनाव में विद्यार्थियों जो पहले निर्वाचित अध्यक्ष बनते हैं वो लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी है। तो जो लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी है वो अलवर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनते हैं। हमने जब मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा था तब हमने वहां एक चीज देखी थी कि जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए थे निर्वाचन के आधार पर, तब जयनारायण व्यास आपके जोधपुर नगर पालिका के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो एक अलग बात है, लेकिन जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उस निर्वाचन की प्रक्रिया में जो सामने आने वाले व्यक्तित्व है वह विद्यार्थी आपके लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, इसीलिए मैंने कहा था आपको इनका नाम याद रखना है और महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है इस प्रजामंडल आंदोलन में। तो 1938 से 1940 के बीच में इस प्रकार से घटनाक्रम तेजी से बदलती है, लेकिन जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर नजर आती है वो है 1 से 2 जून 1941 को। इस समय विद्यार्थियों जून 1941 आप ऐसे याद रख लीजिए, प्रजामंडल के नेतृत्व में जो किसान है और जो रियासती सरकार है वो एक तरह से आमने सामने हो जाती है। हुआ क्या था विद्यार्थियों की, अलवर के अंतर्गत कुछ जागीरी क्षेत्रों में ऐसे कुछ नियम बनाए गए थे कि जो जागीरी क्षेत्र के किसान हैं वे ना तो अपनी जमीन पर मालिकाना हक प्रस्तुत कर सकते हैं, दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, ना अपनी जमीन को आबादी क्षेत्र में ले सकते हैं, ना वहां पर स्थायी निवास कर सकते हैं। और जागीरी क्षेत्र के अंतर्गत वहां के किसानों पर अत्याचार भी हो रहा था, उनका शोषण भी हो रहा था, टैक्स की दर बहुत ज्यादा थी, बेकार व्यवस्था थी। तो जागीरी क्षेत्र के जो आपके अलवर के जो किसान है बड़े दुखी थे। और इसी दौरान विद्यार्थियों जो आपके एक सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, इस बात को याद रखेंगे, इनसे सवाल आया हुआ है। 1 या 2 जून के मध्य 1941 में एक आपके सम्मेलन किया जाता है जिसको बोलते हैं आपके जागीर माफी प्रजा सम्मेलन। थोड़ा सा नाम अलग हमें नजर आ रहा है, इस संबंध में एक बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है, हम पढ़ेंगे जब आपके सत्यदेव विद्यालंकार जिन्होंने राजगढ़ के अंतर्गत जो जागीर माफी प्रजा सम्मेलन के लिए जो आंदोलन होता है तो वहां पर नेतृत्वकर्ता के रूप में जो सत्यदेव विद्यालंकार नजर आते हैं, इनके संबंध में एक सवाल पूछा गया था पहले। तो जून 1941 में जागीर माफी प्रजा सम्मेलन होता है और इस प्रजा सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि एक तो जागीर क्षेत्र के अंतर्गत किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना, दूसरा जागीरी क्षेत्र में किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक दिलवाना, किसानों को अपनी जमीन को बेचने उसको गिरवी रखने का अधिकार दिलाना और वहां पर आबादी क्षेत्र विकसित करना, ये सारे अधिकार वहां के किसानों को दिलाने के लिए जून 1941 में अलवर रियासत में जो सम्मेलन होता है उसी सम्मेलन को बोलते हैं आपके जागीर माफी प्रजा सम्मेलन। और जो राजगढ़ के क्षेत्र में फिर आपके ये सम्मेलन होते हैं, फिर इस सम्मेलन के अंतर्गत जो आपके आंदोलन शुरू होता है उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला आपके सत्यदेव विद्यालंकार जी थे। यहां पर हम देखते हैं विद्यार्थियों जब ये सम्मेलन हो रहा था तो उसी समय आप देखेंगे 1942 के बाद में जब इस सम्मेलन से राजनीतिक चेतना चरम पर पहुंच गई थी और उसी समय राष्ट्रीय स्तर पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन हम सब जानते हैं, एक अगर हम जयपुर रियासत को छोड़ दें तो फिर सभी रियासतों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। हालांकि जयपुर रियासत ने भी आजाद मोर्चे के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका बाद में निभाई थी, वो एक अलग इशू है जिसके बारे में हमने पहले से अलग से बात कर ली है। और इस दौरान जब आपके 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो जागीर माफी प्रजा सम्मेलन की मांगे एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ जाती है, क्योंकि ये जो मांगे हैं एक प्रकार से शासकों से ली जा रही है, ये जो मांगे हैं वो शासकों से मांगी जा रही हैं और शासक कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के सहयोगी थे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में रियासती भारत और ब्रिटिश भारत दोनों से आह्वान किया गया था कि दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। इस तरह से जो ये इस सम्मेलन के अंदर के जो मांगे हैं वो मांगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ जाती है। और हम देखते हैं फिर आपके शोभाराम हो गए, रामचंद्र हो गए, कृपा दयाल हो गए जैसे व्यक्तित्व ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वकालत से त्याग पत्र दे दिया था। नाम याद रखेंगे, शोभाराम जी के नाम तो आप खूब पढ़ते हो, शोभाराम हो गए, इसके बाद में कृपा दयाल हो गए। तो ऐसे कुछ व्यक्तित्व हैं जिन्होंने, हालांकि कई बार नाम पूछते हैं कई बार नाम आपके नहीं पूछते हैं, तो याद ठीक है, शोभाराम का नाम लोकप्रिय है, कृपा दयाल भी लोकप्रिय है, रामचंद्र उपाध्याय भी नाम लोकप्रिय है, तो इनका भी अगर आप नाम याद रखना चाहो तो रख सकते हो। तो रामचंद्र उपाध्याय,
कई बार से पूछ लेते हैं कि रामचंद्र उपाध्याय या फिर आपके शोभाराम के संबंध किस रियासत से है, तो आपको ध्यान रखना वो अलवर रियासत से। इन तीनों ने विद्यार्थियों जो आपके वकालत है उस वकालत से त्याग पत्र दे दिया। ये एक प्रकार से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले काम था। और यहाँ पर शोभाराम जी ने कहते हैं कि 13 दिन तक अनशन भी किया था। 13 दिन तक भारत छोड़ो आंदोलन के समय अनशन करने वाले जो व्यक्ति थे वो शोभाराम जी हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो भोलानाथ है, कुंज बिहारी लाल मोदी है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कुंज बिहारी लाल मोदी हमने पहले ही पढ़ा था, प्रजामंडल के स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जब इनको गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर भोलानाथ जी ने फिर आपके नेतृत्व किया था अलवर आपके प्रजामंडल का। तो ये भोलानाथ और कुंज बिहारी लाल मोदी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्योंकि इन दोनों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी इस आंदोलन के दौरान। तो व्यक्ति यहाँ पर वकालत से त्याग पत्र दे रहे हैं, अनशन किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी कुछ गिरफ्तारी भी नजर आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जागीर माफी के जो उद्देश्य है और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन दोनों आपके एक हो चुके हैं। और इसी दौरान जब आपके 1942 के बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाएं कम होने लगी तो धीरे धीरे उसका प्रभाव अलवर पर भी दिखाई दिया और अलवर में भी फिर धीरे हम देखते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी घटनाओं में हमें कमी नजर आती है। इस अलवर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन होता है विद्यार्थी 1944 में होता है, खेरतल के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर जो अध्यक्षता करने वाले हैं उनका नाम है भवानी शंकर शर्मा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर गठनकर्ता के अंतर्गत हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी आते हैं, वही इसके जो प्रथम अधिवेशन है उस प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले हैं वो आपके भवानी शंकर जी शर्मा है। कई बार गठनकर्ता अलग होते हैं और अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों के नाम हमें अलग आते हैं। अब आप एक बार ध्यान देंगे, जैसे ही आपके 1944 के अंतर्गत ये खेरतल के अंदर भवानी शंकर शर्मा जी के अधीन आपके इस पहला अधिवेशन होता है, तो ये जो 1944 का वर्ष है ये अलवर रियासत का बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसलिए महत्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि जैसे ही अधिवेशन हुआ तो उसके कुछ दिनों के बाद में जब 26 जनवरी 1944 आया तो पूरे अलवर के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 से 13 अप्रैल 1944 के बीच में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। फिर आपके अगस्त के अंदर, क्योंकि 9 अगस्त 8 या 9 अगस्त को आपके भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, तो 9 अगस्त को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एक बात को याद रखना कि 9 अगस्त 1944 को अलवर प्रजामंडल की ओर से ही आपके मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1944 और जो दिवस मना है विद्यार्थियों वो है आपके मुक्ति दिवस। इसके बाद में 2 अक्टूबर 1944 को गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए। कस्तूरबा गांधी की जब देहांत हुआ तो कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मृति कोष गठित किया गया, लोगों से चंदा एकत्रित किया गया। इसी प्रकार से 26 अक्टूबर 1944, हम इसकी पहले ही बात कर चुके हैं, ये भी आपको तारीख याद रखनी है 26 अक्टूबर 1944। इसलिए याद करनी है क्योंकि इसका संबंध विद्यार्थियों आपके बीकानेर से है। हम जब बीकानेर प्रजामंडल पढ़ रहे थे तो हमने एक बात कही थी विद्यार्थियों की, जो गंगादास है, दाऊद दयाल है, या फिर आपके गंगादास, दाऊद दयाल और रघुवर दयाल गोयल, जब उनको 1944 में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जयपुर प्रजामंडल की ओर से, भरतपुर प्रजा परिषद की ओर से, इनके साथ में अलवर प्रजामंडल की ओर से बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो उसमें ये नाम आपको ध्यान रखना है अलवर प्रजामंडल, क्योंकि दूसरे प्रजामंडल भी अंदर होने वाली घटनाओं से कहीं न कहीं अलवर प्रजामंडल आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रभावित होता नजर आ रहा है। और बीकानेर के अंतर्गत जब आपके राष्ट्रीय चेतना को बनाने वाले जन नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गूंज हमें अलवर में सुनाई देती है। और अलवर के जो प्रजामंडल के जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो जन नेता है, उन्होंने बीकानेर में होने वाली जो अत्याचारपूर्ण जो नीति है उसका विरोध करने के लिए, अपना विरोध प्रकट करने के लिए, दर्ज करवाने के लिए 26 अक्टूबर 1944 को जो दिवस मनाया उसे ही हमें बीकानेर दमन विरोधी दिवस कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो ये बीकानेर दमन विरोधी दिवस है ये बीकानेर में नहीं मनाया गया, ये आपके अलवर में मनाया गया है। बीकानेर दमन विरोधी दिवस, बीकानेर दमन विरोधी दिवस। हालांकि इस प्रकार के दिवस भरतपुर प्रजा परिषद ने बनाए थे, इस प्रकार दिवस जयपुर प्रजामंडल ने बनाए थे, लेकिन उसमें हमें अलवर का भी नाम आपको याद रखना है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम देखते हैं कि 1933 के बाद में और 1938 में विधिवत रूप से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद में 38 से लेकर 44 तक इस प्रकार गतिविधि चलती है जहां पर हमें प्रजामंडल और जो आपकी रियासती सरकार है आमने सामने होती नजर आती है। दिसंबर 1944 में पुनः एक आपके महत्वपूर्ण घटना घटती है। दिसंबर 1944 में क्या होता है, अलवर के अंदर जो पूर्वी राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक जन जागरण के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता, उनका एक सम्मिलित सम्मेलन अलवर के अंदर बुलाया जाता है।
जब आप करौली प्रजामंडल पढ़ते हो, धौलपुर प्रजामंडल पढ़ते हो, अलवर प्रजामंडल पढ़ते हो या भरतपुर प्रजामंडल पढ़ते हो मत्स्य क्षेत्र के, तो वहां एक बात कॉमन लगभग हर रियासत में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आपके आंदोलन हुए। और हर रियासत में हमें दिखाई देता है 1944 के आसपास में एक ऐसा राजनीतिक सम्मेलन होता है जहां आसपास के सभी अन्य रियासतों के राजनेताओं को आमंत्रित किया जाता है। यहां आप देखोगे अलवर प्रजामंडल के अंतर्गत भी दिसंबर 1944 में जितने भी उसके क्षेत्र से लगते हुए जो अन्य प्रजामंडल है उनके नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय के आपके अन्य रियासतों के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे जयनारायण व्यास, जैसे माणिकलाल वर्मा, जैसे हीरालाल शास्त्री, जैसे अन्य प्रजामंडल से जुड़े, जैसे माणिकलाल वर्मा मेवाड़ से जुड़े हुए हैं, जयनारायण व्यास मारवाड़ से जुड़े हुए हैं, हीरालाल शास्त्री आपके जयपुर से जुड़े हुए हैं। अन्य प्रजामंडलों के सक्रिय कार्यकर्ता भाग लेने के लिए आपके अलवर आते हैं और तारीख है विद्यार्थी दिसंबर 1944। अब जब ये सम्मेलन यहाँ होता है तो यहाँ पर 3-4 उद्देश्य तय किए जाते हैं, 3-4 कार्यक्रम तय किए जाते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम तो यही है कि जितने भी रियासतों के जो आपके कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, ये नेतृत्वकर्ता यहाँ आए हैं, उनके मुख्य मुख्य नेताओं को आपके आपस में मिलाकर एक केंद्रीय समिति का गठन किया जाए। हर रियासत से एक जन नेता ले लिया जाएगा और उनको मिलाकर एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाएगी, एक केंद्रीय समिति बनाई जाएगी जो सभी रियासतों के अंतर्गत राजनीतिक जन जागरण किस प्रकार से प्रसारित करें, इस बात की नीतिगत निर्णय वो लेगी। दूसरा यहाँ पर उद्देश्य तय किया गया था कि जो रियासतें अलग अलग स्तरों पर कार्य कर रही उत्तरदायी शासन के लिए, उनमें सामंजस्य स्थापित करो। हर रियासत को एक दूसरे से जोड़ दो, फिर सम्मिलित होकर प्रयास करो, क्योंकि सब रियासतों के अंदर गठित होने वाले प्रजामंडलों का उद्देश्य तो एक ही है, सबको उत्तरदायी शासन चाहिए। तो अलग अलग लड़ने से अच्छा है कि आपस में सामंजस्य बनाकर लड़ा जाए ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति होना और आपके सफल हो। एक इसमें यह भी कहा गया था कि जैसे भाई केंद्रीय समिति बना लेंगे, आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेंगे, तो आने वाले समय में भी निश्चित रूप से समय समय पर ऐसे ही सम्मेलन आपके अन्य रियासतों में भी किए जाएंगे ताकि अन्य रियासतों के लोगों के अंदर भी जन जागृति आ जाए। और होता भी ऐसा ही है, सारे आपके रियासतों के जन एकत्रित होते हैं और इस संबंध में निर्णय भी लिए जाते हैं कि किस प्रकार से कमेटी बढ़ेगी, किस प्रकार सामंजस्य स्थापित होंगे। आने वाले समय में अन्य रियासतों के अंदर भी इस प्रकार सम्मेलन होंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब किसी रियासत के अंतर्गत राजनीतिक घटनाएं होती हैं तो जो वहां के शासक होते हैं वैसे राजनीतिक घटनाओं, वैसे राजनीतिक संगठनों को ज्यादा दिन तक अपनी रियासत में टिकने नहीं देते हैं, क्योंकि रियासतों के अंदर गठित प्रजामंडलों के उद्देश्य अलग होते हैं, वहां के जो सरकारें होती है, रियासती सरकार होती है, उनके उद्देश्य अलग होते हैं। तो जो ये उद्देश्य यहाँ पर निर्धारित करना चाहते हैं उनमें कहीं ना कहीं दखल अंदाजी काम, हस्तक्षेप का काम रियासती सरकार द्वारा किया गया था। इस प्रकार के जो 1944 के अंतर्गत जो आपके ये सम्मेलन हुआ है, इसी सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए फरवरी 1946 के अंतर्गत जो खेड़ा मंगल सिंह एक जागीर है, नाम आप थोड़ा सा याद रखना इसका, 1946 की बात कर रहा हूं, और खेड़ा मंगल सिंह जो जागीर है उसके अंतर्गत फिर से एक सम्मेलन किया जाता है। यहां पर भी आसपास के राजनेताओं को बुलाया जाता है, कई सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आपके जयपुर प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता हीरालाल शास्त्री जी को भेजा जाता है और हीरालाल शास्त्री जी ने फिर अलवर प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता हैं और अलवर रियासती सरकार उसके बीच समझौता करवाकर कार्यकर्ताओं को रिहा करवाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि फिर आपके 1947 में फिर से आपके उत्तर प्रदेश शासन की मांग को लेकर अलवर प्रजामंडल और रियासती सरकार के बीच फिर से आपके एक प्रकार से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और उस समय भी आपके कई सारे रियासती कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसी गिरफ्तारी के दौरान जो राष्ट्रीय स्तर पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार भी बन चुकी थी 1946 के बाद में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की फिर दखलंदाजी से जो रियासती सरकार है और जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता हैं उनके बीच बनने वाला जो संघर्ष है उसको रोकने का प्रयास किया था। तो जब खेड़ा मंगल सिंह के अंतर्गत आपकी विवाद हुआ तो हीरालाल शास्त्री जी आए थे, और जब आपके 1947 के अंदर फिर से विवाद हुआ उत्तर प्रदेश शासन को लेकर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फिर हस्तक्षेप से उस विवाद को शांत करने का काम किया। फिर हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले ही अधिकांश राजस्थान की रियासतों ने भारतीय संघ में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए और उसी क्रम के अंतर्गत जो अलवर रियासत है उसने भी भारतीय संघ में रहने का आपके चुनाव किया। और जैसे ही अलवर रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई उसके बाद में राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और 18 मार्च 1948 को जब पहली बार राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो मत्स्य संघ बढ़ता है। तो उस मत्स्य संघ में आपके अलवर प्रजामंडल की भी, अलवर रियासत की भी सहभागिता नजर आती है और अलवर रियासत
अपने भरतपुर, धौलपुर, करौली के साथ मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण करती है और फिर यही मत्स्य संघ आने वाले समय में क्रमिक रूप से आपके राजस्थान में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों 1938 से लेकर 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं हमने पढ़ लिया। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो जयसिंह की कुछ बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, फिर बाद में हरिनारायण शर्मा जी से जुड़े कुछ संगठन महत्वपूर्ण है, निमुचना किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछे भी गए हैं। और 1938 का जो अलवर प्रजामंडल है, इसका जो पहला अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता होगी, इनके गठनकर्ता होंगे, यहाँ से भी कई सारे सवाल पूछे गए। जो ये मैंने अभी बातें बताई हैं, जागीर वही प्रजा आंदोलन हो गया या बीकानेर दमन विरोधी दिवस हो गया, या फिर आपके 1944 का जो एक प्रकार से राजनीतिक संगठन हो गया, सम्मेलन हो गया, 1946 का सम्मेलन हो गया, हीरालाल शास्त्री जी की मध्यस्थता होगी, या फिर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता होगी। ये मैंने इसलिए बताया ताकि एक आपके दिमाग में पिक्चर हो कि केवल 1938 ही अलवर प्रजामंडल की बात नहीं है, उससे पहले भी कई घटनाएं होती है और उसके बाद में भी कई घटनाएं होती है। और अगर हम इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनको ठीक तरह समझना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें ऐसी बातें पढ़नी चाहिए। हालांकि परीक्षा में ये इतनी काम नहीं आती, लेकिन एक हमारे अंदर सिस्टमेटिक अध्ययन को विकसित करने के लिए ये बातें पढ़नी पड़ती है ताकि एक पिक्चर बन जाए, एक विधिवत तरीके से आपको सारी बातें याद रह जाए। तो ये अलवर प्रजामंडल है। लगभग हमने पिछली क्लास में भी कई सारी अच्छी बातें पढ़ी इस संबंध में, और इस क्लास में भी जो 20-25 मिनट की हमारी क्लास है, इसमें अलवर प्रजामंडल से जुड़ी जितनी बातें हैं उन सब बातों को ले लिया। अलवर प्रजामंडल से अगर कोई सवाल पूछेगा तो मेरे हिसाब से वो सारी बातें हमने कवर करने की कोशिश की है। जो पूछी जाने की संभावना है, ये जो पूछी गई है, आप भी अपने किताबों से, अपनी पुस्तकों से, जो आप गाइड पढ़ते हो, किसी से भी जब पढ़े तो अलवर प्रजामंडल को पढ़े, और आपके साथ लगे कि कोई चीज़ हमने छोड़ी है या हमसे छूट गई है, उन चीज़ों को फिर आप नोट करें, अपने नोट्स में उसको जोड़ दीजिए, और एक दो बार आप क्लास देखेंगे तो चीज़ें आपको और आसानी समझ में आएगी। तब तक आप अध्ययन करें, और अगले जो हमारा क्लास होगी उस क्लास में हम भरतपुर प्रजामंडल को अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।